हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है हमारा केमिस्ट्री वाले बापू में। और बिना किसी ड्रामा स्टार्ट करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो बेटा, इसके पहले वीडियो में मोलैलिटी एंड मोलैलिटी से संबंधित हम लोग थ्योरी और उसके फार्मूले अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। और आज इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल लगाएंगे बहुत ही इजी वे में। तो कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं, यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे लिखा क्या है, पहले हम ये समझते हैं। क्वेश्चन को 4 से 5 बार पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, प्रयोगशाला कार्य के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला सांद्र नाइट्रिक अम्ल। अच्छा, नाइट्रिक अम्ल क्या होता है? HNO3। और ये कॉन्सनट्रेट है, इसका मतलब सॉल्यूट का अमाउंट क्या है? ज़्यादा है। अगर यहाँ डाइल्यूट लिखा रहता तो इसका मतलब होता कि सॉल्यूट जो है उसका अमाउंट क्या है? कम होता किसी सॉल्यूशन में। तो इसका सॉल्यूशन में नाइट्रिक अम्ल का जो है उसका अमाउंट क्या है? परसेंटेज क्या है? ज़्यादा है, इसलिए ये क्या है? कॉन्सनट्रेट है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा ये डेंस है। ठीक है, हल्का नहीं है। अच्छा, अब आगे क्या लिखा है कि द्रव्यमान की दृष्टि से नाइट्रिक अम्ल का 68% जलीय विलयन है। इसका मतलब ये है कि अगर 100% सॉल्यूशन है तो उसमें 68% जो है आपका HNO3 है। मतलब कि अगर 100% का मतलब 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन है तो 68 ग्राम जो है आपका नाइट्रिक एसिड है। और यहाँ घनत्व दिया है और मोलरता निकालना है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे जो टोटल सॉल्यूशन है, कुल विलयन है, वो 100 ग्राम है। तो बेटा ये टोटल मास निकल के आ गया। ठीक है, और HNO3 की जो वैल्यू है वो 68 ग्राम है। तो ये गिवन मास है, मतलब क्वेश्चन में दिया गया द्रव्यमान है। तो तुरंत ही इसका मोलर मास आप लोग निकाल लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां भी मोल की बात होती है गिवन मास और मोलर मास तुरंत आपको निकालना आना चाहिए। गिवन मास क्वेश्चन में दे के आता है, और मोलर मास आपको निकालना रहता है। अच्छा, अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे घनत्व दिया है, घनत्व डेंसिटी दी है, और डेंसिटी इज इक्वल मालूम है मास बाई वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम का जो रेशियो है वो आया है 1.504 ग्राम पर ml। और अब निकालना है मोलरता, मतलब कि मोलरिटी। अब बेटा, जैसा कि आप जानते हैं, मोलरिटी इज इक्वल मोल ऑफ सॉल्यूट, मतलब कि विलेय का मोल क्या है, मोल की संख्या क्या है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी क्या? लीटर में। मतलब कि विलयन का आयतन जो है वो किस में? लीटर में। तो अब आपको मालूम है कि भाई मोल जो होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल होता है गिवन मास बाई मोलर मास, मतलब दिया गया द्रव्यमान बाई मोलर मास। तो यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। फिर उसके बाद अब आपको मालूम है डेंसिटी दे के आया हुआ है, और आप फार्मूला जानते हो, डेंसिटी इज इक्वल मास बाई वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम को उधर साइड में करके मास बाई डेंसिटी का सॉल्व करके यहाँ वॉल्यूम निकाल सकते हैं। और फिर उसके बाद दोनों की वैल्यू जो है मोलरिटी में पुट अप कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा, मोलरिटी के एक न्यूमेरिकल लगाने से हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन हुई। वही मैं पहले बताना चाह रहा था कि हमें अब एक्चुअली में मोलरिटी के जब भी न्यूमेरिकल लगाना है तो करना क्या है। देखिए, मोलरिटी का जब भी आप न्यूमेरिकल लगाइए तो सबसे पहले तो आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। मोलरिटी इज इक्वल N बाई वी। एन क्या है? मोल ऑफ सॉल्यूट है, मतलब विलेय के मोल है। और वी क्या है? सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन का क्या है? वॉल्यूम है, आयतन है, जो कि लीटर में होना चाहिए। ठीक। दूसरी बात क्या है कि ये जो n होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है, आप जानते हो गिवन मास बाई मोलर मास। गिवन मास क्या है? क्वेश्चन में जो मास देके आया हुआ है। मोलर मास क्या है? बाई उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है उनके एटॉमिक मास को आपस में क्या कर दो? ऐड कर दो, वो आपका मोलर मास निकल के आ जाएगा। ठीक है, बराबर आप उसकी यूनिट भी याद रखिए कैसे क्या है। इसके बाद आता है डेंसिटी। मोलरिटी के क्वेश्चन में अक्सर डेंसिटी दे के आती है, तो डेंसिटी का फार्मूला जरूर याद रखिए। डेंसिटी इज इक्वल मास बाई वॉल्यूम। यहाँ से आप वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हो। वॉल्यूम दिया है तो डेंसिटी
मतलब कुछ भी चीज़ें यहाँ से आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। और एक लास्ट है कि मेजरमेंट एंड यूनिट्स जो है आपका तैयार होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कौन सी यूनिट को कैसे क्या चेंज करें। जैसे स्पेशली जैसे यहाँ ml में जो आता है वॉल्यूम बहुत आता है, तो ml को आप जानते हो 1 ml इज इक्वल 0.001 लीटर होता है। तो स्पेशली ये सारे मेजरमेंट एंड यूनिट्स जो हैं आपको मालूम होने चाहिए सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल अगर आपको अच्छे से लगाने हैं। तो ये तो हो गई मोलैरिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन की पूरी इंफॉर्मेशन। इससे क्या इंफॉर्मेशन मिली, सबसे पहले तो फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला याद होना चाहिए, डेंसिटी का फार्मूला याद होना चाहिए, मेजरमेंट एंड यूनिट का फार्मूला मालूम होना चाहिए। अगर ये चार चीजें आपकी स्ट्रेंथ हैं, अच्छे से मजबूत हैं, तो आपको मोलैरिटी और मोलैरिटी के न्यूमेरिकल लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ दिया है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज बेटा क्या होता है, C6H12O6 होता है का एक जेली विलयन है, मतलब कि वाटर और ग्लूकोज मिले हुए हैं। क्या कह रहा है, 10% है, मतलब कि अगर टोटल सॉल्यूशन 100% है, मतलब 100 ग्राम है, तो उसमें जो ग्लूकोज की वैल्यू है वो 10% है, मतलब कि 10 ग्राम है। अब आपको सीधी सी बात है, यहाँ पे टोटल मास 100 ग्राम है, ठीक है, सॉल्यूट का मास 10 ग्राम है, सॉल्वेंट का मास 90 ग्राम है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद क्या है भाई, गिवन मास जो है 10 ग्राम दे के आया है, मोलर मास निकाल लो। तो मोलर मास आप जानते हो, एलिमेंट के जितने भी एटॉमिक मास है आपस में ऐड करना है, तो 180 हो जाएगा। इसके बाद आपका डेंसिटी दे के आई है और मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है। तो आपके ऊपर चॉइस है, चाहे पहले मोलैरिटी निकाल लीजिए या मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए। तो मैं सबसे पहले मोलैरिटी निकालता हूँ, फिर उसके बाद मोलैरिटी और फिर उसके बाद मोल फ्रैक्शन, ठीक है। आप किसी भी लाइन पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए निकालते हैं। चलिए निकालते हैं मोलैरिटी इज इक्वल मोल ऑफ सॉल्यूट और सॉल्यूशन लीटर में, ठीक है, वॉल्यूम उसका। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ मोल्स जो है उसको निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है गिवन मास बाई मोलर मास, तो यहाँ आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है, आपको n मालूम चल जाएगा। फिर उसके बाद अगर आपको वॉल्यूम निकालना है, तो आप जानते हो, मैं पहले भी बताया हूँ, डेंसिटी इज इक्वल मास बाई वॉल्यूम के फार्मूले से आपका वॉल्यूम भी निकल के आ जाएगा, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो यहाँ किस तरह n निकाला गया है और एट लास्ट v निकाला गया है। अब ये सारी वैल्यू हम मोलैरिटी के फार्मूले में पुटअप कर देंगे, जिससे हमारा आंसर जो है आ जाएगा। अब बात करते हैं मोलैरिटी की। तो आप जानते हैं मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है। मोलैरिटी का फार्मूला होता है मोल ऑफ सॉल्यूट यानी स्मॉल n बाई मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में, इसलिए मैंने यहाँ शॉर्ट में केजी लिखा है। तो मोल ऑफ सॉल्यूट तो आप पहले से निकाल चुके हो, जिसकी वैल्यू 1/18 मोल आ चुकी है। अब रही बात मास ऑफ सॉल्वेंट की, तो आप जानते हो टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम था, वाटर एंड ग्लूकोज का मिक्सचर था, जिसमें वाटर 90 ग्राम था, मतलब सॉल्वेंट का काम कर रहा था, सॉल्यूट 10 ग्राम था। तो यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट 90 ग्राम आ गया, जिसको आप केजी में कन्वर्ट कर लो और फिर वैल्यू पुट ऑफ करो, आपका मोलैरिटी का आंसर तुरंत आ जाएगा। तो अब बात करते हैं मोल फ्रैक्शन यानी कि x यानी कि मोल प्रभाज। मोल प्रभाज निकालना वैसे बहुत आसान है। एक बार आप मोल ऑफ सॉल्यूट का निकालेंगे मतलब x का, और एक बार आप x डैश मतलब मोल ऑफ सॉल्वेंट का निकालेंगे, फिर बाद में टोटल मोल। तो मोल फ्रैक्शन निकालना बहुत आसान है, जैसे कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं। और मोल ऑफ सॉल्यूट मोल ऑफ सॉल्वेंट हम पहले से ही निकाल चुके हैं मोलैरिटी एंड मोलैरिटी में, तो यहाँ आप रख सकते हैं और आसानी से आंसर पा सकते हैं। मोलैरिटी के न्यूमेरिकल लगाना भी स्टूडेंट बहुत आसान है। मोलैरिटी आप जानते हो n/kg। n क्या है भाई, मोल ऑफ सॉल्यूट है।
मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालना है, गिवन मास भाई मोलर मास के थ्रू आप निकाल सकते हो। केजी क्या है भाई, मास ऑफ सॉल्वेंट है। मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे, आपको एक बेसिकली फार्मूला मालूम होगा, सॉल्यूशन इज इक्वल सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, वहां से आप मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हो। ठीक है, लास्ट कंडीशन ये है कि मेजरमेंट एंड यूनिट्स यहाँ भी आपकी अच्छे से तैयार होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ चीजें चेंज करने को जरूर आती हैं, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं एनसीईआरटी में। देखिए यहाँ लिखा है 222.6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल है। ठीक है, ये एथिलीन ग्लाइकॉल है, 222.6 ग्राम है, तथा 200 ग्राम जल को मिलाकर प्रतिहीन मिश्रण बनाया गया। देखिए क्या कह रहा है कि भाई जो आपका 222.6 है और 200 है, इन दोनों को ऐड करके, ठीक है, इन दोनों को ऐड करके प्रतिहीन मिश्रण बनाया गया। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है मोललता निकालना है, मोललता निकालना है, मोलैलिटी निकालना है। ठीक है, स्मॉल m निकालना है। आगे क्या कह रहा है, यदि विलयन का घनत्व तो डेंसिटी दे के आया है और मोलरता भी निकालना है। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन में मोलैलिटी ये दोनों चीजें निकालनी है। तो चलिए क्वेश्चन को थोड़ा बारीकी से समझते हैं। यहाँ एथिलीन ग्लाइकॉल और जल से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ जो प्रतिहीन मिश्रण है, मतलब जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, ये क्या होता है, एंटी फ्रीज मिक्सचर ये क्या होता है, पहले ये आप समझ लीजिए। देखिए बेटा, एंटी फ्रीज मतलब कि प्रतिहीन मिश्रण समझना है। तो देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए आप हम लोग गाड़ी यूज़ करते हैं भाई, ट्रांसपोर्टर में गाड़ी यूज़ करते हैं, ट्रक है आपकी, स्कूटर है, स्कूटी है, जो भी हो आपका भाई, गाड़ी यूज़ करते हैं आप। गाड़ी में आप भाई जानते हो भाई ईंधन जलता है। ईंधन जलने का मतलब क्या है कि भाई उसका जो 40% पार्ट 40% जो है उसका, वो बेटा वो तो आपका मैकेनिकल वर्क में हो जाता है, मतलब कि गाड़ी उससे चल जाती है। लेकिन बेटा बाकी का बचा जो 60% है, वो बेटा हीट के तौर पे आ जाता है। अब 60% में भी आधा गैस के फॉर्म में उड़ जाता है, लेकिन आधा अभी भी आपके इंजन में बचा है। अब इंजन में वही अगर आधा बचा रह गया तो भाई पार्ट्स पूरे पिघल जाएंगे, एक दूसरे से चिपक जाएंगे और इंजन भी आपका सीज हो जाएगा। पता चला कि दहेज में मिली गाड़ी और ऐसे मिली गाड़ी चली जाएगी सन्नाटे में। तो भाई ये सब से बचाने के लिए वहां यूज होता है कूलेंट का। कूलेंट जैसे अब वाटर ही यूज हो रहा है ठंडा होने के लिए इंजन में, तो वो भी एक कूलेंट है। तो कूलेंट का मतलब क्या है कि कूलिंग सिस्टम में सर्कुलेट होने वाला जो लिक्विड है उसे कूलेंट कहते हैं। अब देखिए कूलेंट आपने यूज कर लिया, लेकिन बेटा अगर आप उसे ठंडी के जगहों पे यूज करेंगे तो कूलेंट भी जम जाएगा ठंडी के जगह पे, और जब जम जाएगा तो आप जानते हो बर्फ बन जाएगा, और बर्फ जो है फैलता है और इसके वजह से रेडिएटर वगैरह सब टूट टाट जाएंगे और गाड़ी वहां भी खराब हो जाएगी, इंजन वहां सीज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसके लिए यूज होता है एंटी फ्रीज मिक्सचर। अच्छा, एंटी फ्रीज मिक्सचर क्या करता है, जमने से रोकता है। जमने से ये क्या करता है भाई, रोकता है, और कूलेंट को ज्यादा ठंडा होने नहीं देता, मतलब उसको ज्यादा ठंडा क्या, उसको ज्यादा फ्रीज होने से रोकता है। कुल मिला के इसका ये काम होता है। अब ये जो एंटी फ्रीज होता है बेटा, ये दो टाइप का होता है, एक तो वाटर और अल्कोहल का मिक्सचर होता है, दूसरा वाटर और ग्लाइकोल का मिक्सचर होता है। तो यहाँ इस न्यूमेरिकल में एंटी फ्रीज यही दिया है, वाटर और ग्लाइकोल। इसका मतलब यही है कि एंटी फ्रीज का मतलब यही है कि जमने से रोकना, इंजन में बर्फ जो बन जाता है कूलेंट उसको रोकता है ये। अगर -30 सेल्सियस पे भी गाड़ी रखी जाए तो एंटी फ्रीज की वजह से गाड़ी जो है उसके अंदर बर्फ नहीं जमेगा और गाड़ी एकदम सही सलामत रहेगी। तो एंटी फ्रीज तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं न्यूमेरिकल पे। तो बच्चों अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन को पढ़े हैं, देखिए यहाँ पे गिवन मास जो है एथिलीन ग्लाइकोल का 222.6 ग्राम है। इसका मोलर मास आप निकाल सकते हैं भाई, एलिमेंट्स को ऐड कर लीजिए, इनके एटॉमिक मास को आपका मोलर मास जो है निकल आएगा। अगर आपको मोलर मास में दिक्कत है तो मेरी वीडियो में जाइए, मोल कॉन्सेप्ट में, वहां समझ लीजिए कि मोलर मास कैसे निकाला जाता है। अच्छा, मोलर मास यहाँ निकल गया, फिर भी मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि मोलर मास जो होता है वो आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको टोटल एटॉमिक मास को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ठीक है,
टोटल मास यहाँ आपको दे दिया है भाई 222.6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल है, वाटर है भाई, टोटल कितने हो गए 422.6 ग्राम, और डेंसिटी दे के आई है। अब m का फार्मूला जानते हैं n/v, वहां पे वैल्यू पुट अप करिए, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पहले के जैसे। तो यहाँ क्वेश्चन लगाना बहुत ही आसान है, मोलरिटी निकालना आसान है। आपको दिया है गिवन मास, मोलर मास दिया है, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, एन निकाल लीजिए, फिर डेंसिटी दे के आई है, टोटल मास दे के आया है, वहां से वॉल्यूम निकाल लीजिए। अब उसके बाद फार्मूले में उठा के, मोलरिटी के फार्मूले में उठा के रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं मोलरिटी की। मोलरिटी का फार्मूला आप लोग जानते हैं भाई, मोलरिटी इज इक्वल n/kg। n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, वो तो पहले से आपने निकाल लिया है। kg क्या है भाई, मास ऑफ सॉल्वेंट है। मास ऑफ सॉल्वेंट जितना आपका निकला है, मास ऑफ सॉल्वेंट, उसको आप जैसे 200 ग्राम जल है, ये सॉल्वेंट है मास, तो इसको kg में चेंज कर लीजिए और फिर उसके बाद पुट ऑफ वैल्यू कर लीजिए। तो मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि मोलरिटी के न्यूमेरिकल लगाना स्पेशली बहुत ईजी है। मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल लगाना बहुत इजी है, बस आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाए तो वहाँ ही आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो बेटा आप क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी में 26 क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई झील है जिसका घनत्व तो दिया है और बोल रहा है कि भाई उसमें 92 ग्राम Na पॉजिटिव आयन प्रति किलो जल में उपस्थित है। ठीक है, मतलब झील के 1 किलो में 92 ग्राम सोडियम है। तो झील में Na पॉजिटिव आयन की मोलरता ज्ञात करनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डेंसिटी दे के आया है। यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो क्या है, 1 kg है, और सोडियम जो गिवन मास है 92 ग्राम है। आप जानते हैं सोडियम का मोलर मास 23 है। फार्मूले में उठा के रखिए, आपकी मोलरिटी जो है आराम से आ जाएगी। मैं पहले ही बताया हूँ मोलरिटी के न्यूमेरिकल लगाना बहुत आसान है और आई होप कि ये क्वेश्चन आप आराम से समझ जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए बेटा, एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 29, ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिखा है कि नैलोरफीन जो कि एक मार्फिन जैसा होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, मार्फिन एक ड्रग्स है और सेम उसके जैसा ही होता है नैलोरफीन। लेकिन नैलोरफीन का काम क्या होता है कि कोई भी, जैसे कोई भी पर्सन है ड्रग्स छोड़ता है तो उसके वजह से उसमें जो ड्रॉबैक्स आ जाते हैं उनको छोड़ने के लिए, उनके लक्षण को छोड़ने के लिए नैलोरफीन दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, स्पेशली जो नैलोरफीन की डोज दी जाती है वो केवल 1.5 mg दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है 1.5 mg खुराक दी जाती है। तो देखिए ये मास ऑफ सॉल्यूट दे दिया है, इसको तुरंत आप ग्राम में चेंज कर लो। देखिए जैसे कि ग्राम में चेंज कर लिया गया है। अच्छा, नैलोरफीन का जो मोलर मास है वो भी निकल गया है। अब आगे क्या कह रहा है कि उपरोक्त खुराक के लिए 1.5 इंटू 10⁻³ स्मॉल m दिया है ना, मोलल। तो ये मोलरिटी की वैल्यू दिया है, मोलरिटी आ गया। अब आपके पास मोलरिटी है, मास ऑफ सॉल्यूट है, मोलर मास है, अब आपको मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है बस। तो बहुत ही आसान है, फार्मूला अगर आप रखेंगे m इज इक्वल n/kg, वहां पे आपका बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैं पहले से ही बता दे रहा हूं कि मोलरिटी और मोलरिटी के क्वेश्चन लगाने बहुत ही आसान है, बस क्वेश्चन को आप समझ जाओ अच्छे से और आंसर आपका आराम से आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पे लिखा है, देखिए सबसे पहले मैं तो बता दूं, इस 30 नंबर वाले क्वेश्चन में बहुत सारी मिस्टेक्स है, मैं अभी आपको खुद ही दिखाऊंगा। इसमें लिखा है कि बेंजोइक अम्ल का मेथेनॉल में 0.15 मोलल। अच्छा, ये मोलल नहीं है, मोलल नहीं है बल्कि ये मोलरिटी है। ठीक है, ये मोलरिटी की वैल्यू आई है। विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा की गणना करनी है, मतलब गिवन मास निकालने को बोल रहा है बेंजोइक एसिड का। और यहाँ पे V भी दिया है, लेकिन यहाँ एनसीईआरटी हिंदी बुक में नहीं दिया है बल्कि इंग्लिश बुक में दिया है। तो वहाँ पे जो V की वैल्यू दी है वो 250 ml दी गई है, इसे आप लीटर में चेंज कर लीजिए। देखिए मोलरिटी, ये जो मोलल है ये मोलल नहीं बल्कि मोलरिटी है। तो मोलरिटी दे के आया है, वॉल्यूम दे के आया है,
आपका ये जो बेंजोइक एसिड है इसका गिवन मास निकालने को बोल रहा है। इसका मोलर मास 122 ग्राम पर मोल होता है। तो बस वैल्यू आपको रखना है। इस क्वेश्चन में यही मिस्टेक है कि इस क्वेश्चन में बहुत सारे मिसप्रिंट हैं चीज़ें। अगर आपको कहीं दिक्कत है, मेरी बातों पे ट्रस्ट नहीं है, तो आप इंग्लिश की बुक पे, एनसीईआरटी इंग्लिश की बुक पे देखें, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि जो मैंने बताया वो एकदम सही बताया। इस क्वेश्चन में काफ़ी मिस्टेक है। क्वेश्चन ये भी बहुत इजी है, जैसे कि यहाँ आप वीडियो में देख रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो भी आंसर आ रहा है प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं भी जानना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया, आंसर सही लाया कि नहीं। ठीक है।